के शो में। कर्जों का बोझ बढ़ गया, हर पाकिस्तानी 1,59,000 का मकरूज। बजट खसारा रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर 1,922 अरब तक पहुंच गया। रजिस्टर्ड 1 लाख में से 50,000 कंपनियां नॉन फाइलर्स। चेयरमैन एफबीआर का इंकशाफ। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बड़ी अहम बात हम करेंगे इस वक्त कि पाकिस्तान की मईशत और ये तमाम चीज़ें तो हैं जो हुकूमती कारकर्दगी भी ज़ेर बहस आने लगी है। लेटेस्ट नंबर्स के साथ बढ़ते हुए प्रोग्राम में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हुए जहां जो हमारा खसारा है, जो माली खसारा फिस्कल डेफिसिट, वो कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड यानी 30 साल का शायद रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया उसमें, और वो रिकॉर्ड सतह यानी 1.92 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है, 1.92 खरब रुपए तक पहुंच चुका है तिजारती खसारा। हमारे जो फिस्कल जो टारगेट्स हैं, रेवेन्यू टारगेट्स फिस्कल साइड पे हम अचीव नहीं कर सके, और इसके साथ साथ 300 अरब रुपए से तजावुज वो टारगेट यानी फिस्कल डेफिसिट का कर चुका है 9 माह में जो माली साल के गुजरे, और जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज्यादा ये मामला इस पर 300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तानी कौम, अगर हम जो ओवरऑल बात करें हर सिटीजन की, इस मुल्क में जितनी आबादी है तो यहाँ हर आबादी, हर फर्द तकरीबन 1,59,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो हमारे कर्जा जाते हैं 35,000 अरब तक पहुंच चुके हैं, जिसका चर्चा बड़ा पीटीआई गवर्नमेंट करती रही है कि 30,000 अरब थे साबका हुकूमत में, उसे 5,000 अरब का मजीद इजाफा हो चुका है, और ये इजाफा होने के बाद ये मामला 35,000 अरब तक पहुंच चुका है। और ये जो इजाफा पर आप बात करें कैपिटा या एक आदमी के इंडिविजुअल के हिसाब से तो 36,000 रुपए का इजाफा हुआ है, 23,000 रुपए का इजाफा तकरीबन हुआ है। 1,36,000 से 1,59,000 रुपए का हर आदमी मकरूज हो चुका है। लेकिन ये तमाम बात नंबर्स हैं क्योंकि आज मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, एक्सचेंज मार्केट में भी पॉजिटिविटी थी, और हमने देखा कि थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हुई, पॉजिटिविटी आती हुई नजर आई उस मार्केट में हमें, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन आपको एक अहम बात से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो बड़ा अहम, और मैं कहता हूं सियासी नहीं बल्कि ये मसला ऐसा है जो हर हुकूमत को दरपेश होता है। शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, चेयरमैन एफबीआर की। आज गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम में एक और इस्तीफा भी हुआ है वैसे हारून शरीफ साहब का, लेकिन शब्बर जैदी साहब जो रिसेशन है इस टीम में, एक अहम बात उन्होंने की है जो कितने टैक्स पेयर्स हैं, फाइलर्स हैं, और ये मसला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये किसी गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हमारी रियासत का मसला है, और ये शायद हर सियासी जमात को इस पर काम या जो कर सकते हैं कोशिश सबको करनी चाहिए, मीडिया को भी, कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़े, लेट्स टैक्स बेस बढ़े। लेट्स हियर दिस, क्या कहा है शब्बर जैदी साहब? हमारा बुनियादी मसला ये है कि हमारे पास फॉर वेरियस रीजंस हमारे पास फाइलर्स जो हैं और टैक्स रेजिस्टेंट जो हैं वो बहुत कम हैं, और उसके मुकाबले में जो हमारा बेस है उसका कारोबार का वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में 3,41,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। गैस के 7,000 हैं और बिजली के तकरीबन 3,41,000 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है सेल टैक्स की वो सिर्फ 38,937 है। ये जो पे करते हैं जो पे करते हैं 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनी है। आज ही तस्वीर छपी है कि 1,80,000 90,000 कंपनियां हैं जो SEC में रजिस्टर्ड हैं, और जो टैक्स फाइलर हैं वो सिर्फ 50,000 हैं, 50,000 से कम है। तो मैंने अभी SEC चेयरमैन से बात की है, हम दोनों मिलकर या तो वो कंपनी को निकाल देगा वहां से या मैं निकाल दूंगा। तो ये सुनने के बाद असल मसला शायद यहां पर आकर रुकता है कि मसला IMF है जिसके पास तो हम खुद जाते हैं ना कर्जा मांगने, वो हमारे पास तो नहीं आता कि कर्जा ले लो, इसलिए जाते हैं कि हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते, या बड़े कारोबारी तबके या अशराफिया टैक्स नहीं देते, और टैक्स अगर बोझ है भी तो वो एक तनख्वाहदार या छोटे कारोबार के अफराद के ऊपर है, और इसी वजह से हमें बार बार शायद IMF के पास जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। शब्बर जैदी साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी से आज प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। अमार मसूद साहब सीनियर तज़निगार हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप कॉलम्स हम पढ़ते हैं, आप दोनों के इस वक्त कॉलम्स आते हैं और बड़े मकबूल भी हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, जैगम खान साहब, अमार मसूद साहब। और हमारे साथ जापान से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मलिक नूर अवान साहब, जो कि PMLN जापान के प्रेसिडेंट हैं और बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि हम सियासी तौर पर तो बात होगी लेकिन
एक ओवरसीज पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे कि जापान के अंदर उनको पाकिस्तान के हालात और जो ओवरऑल कारकर्दगी, मईशत, ये तमाम चीजें एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी कैसी नजर आ रही है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। मैं अम्मार मसूद साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये मामला आखिरकार जो शब्बर जैदी साहब बता रहे हैं, ये नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी से बढ़कर है। शायद यहां कोई बड़े कारोबार टैक्स नहीं देते, एलीट जैसे आप कहा जाए अशराफिया नहीं टैक्स देती, और हम फिर चले जाते हैं कशकोल लेके आईएमएफ के पास, फिर हम कहते हैं आईएमएफ बुरा है। हालांकि बुरे तो शायद हमारा मसले हैं जो हम ये कह रहे हैं शब्बर जैदी साहब, जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ता है कशकोल उठा के। अच्छा भाई, इसका जवाब माशी से ज़्यादा मुझे सियासी नज़र आता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 मिनट इस पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ। देखिए, जब लोग टैक्स नहीं देते ना, उसकी बुनियादी वजह ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट पे होता है। इस हुकूमत ने जब आकर जिस तरह बिजनेसमैन को और इन्वेस्टर को हिरास किया है, अच्छा वो खौफजदा हो गए हैं, और इन्वेस्टर का अगर कॉन्फिडेंस शेक हो जाए एक दफ़ा तो वो इट टेक्स ईयर्स टू रिवाइव दैट। तो इस सिलसिले में अगर ये इस तरह जोर ज़बरदस्ती करके लोगों से टैक्स लेना चाह रहे हैं तो इससे अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर और ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है आप उसकी अकाउंटेबिलिटी ना करें, आप उसको पकड़े ना, उसके ऊपर सवाल ना उठाएं, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, जिसकी वजह से टैक्स में कमी होती है, कि ये प्रोसेस जस्ट नहीं होता, इंसाफ के मुताबिक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबके साथ एनवायरमेंट। लेकिन अभी तो इन्होंने आके बड़े ऐसे एग्जेम्पशंस दिए हैं कि आप डायरेक्ट छापा नहीं मार सकते, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, या किसी को जाकर रेड एफबीआर करे तो पहले चेयरमैन एफबीआर से पूछे, उस सीईओ को 24 घंटे पहले बताए। तो फिर इस हिसाब से जो आप कह रहे हैं मसला अगर ये, तो उसके लिए तो करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, इसका मतलब नए चेयरमैन एफबीआर। अच्छा, लेकिन एक दफ़ा गुज़िश्ता 9 माह में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि उससे लोगों का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ होगा? बल्कि बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने इस मुल्क में बहुत सारे, चाहे वो एफबीआर की तरफ से हो, चाहे नैब की तरफ से हो, या अदालतों की तरफ से हो, बहुत से लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे, एसेट बियॉन्ड मीन के नाम पे गिरफ्तार होते देखा है, जिसमें पॉलिटिकल क़यादतें भी हैं। और उसके बाद पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके लिए उनके जो मुकदमा बनाए गए, उनके सबूत तलाश किए गए। गिरफ्तारी पहले, अभी आपने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर पढ़ी होगी, डेली बिजनेस वर्ल्ड और डेली ताकत, अहमद नूरानी उसके चीफ एडिटर हैं, उन्होंने फैसल वाडा के बारे में एक खबर दी है, बड़ी तफसील के साथ दी है, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनकी एक ही कंपनी है जो बहुत कमजोर सी कंपनी है, SECP में रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उनकी 9 जायदादें ब्रिटेन में हैं, इसके अलावा बेतहाशा, और कोई इनकम टैक्स का रिकॉर्ड नहीं है, किसी किस्म का सबूत नहीं है। अब क्या हो रहा है? असूलन जब हमने पहले गिरफ्तारियां देखी हैं, असूलन तो ये होना चाहिए था कि अब इनको भी कोई पकड़ता, इनसे भी कोई तफ्तीश करता, लेकिन ना सिर्फ ये कि ये इनके ऊपर बारे में कोई ना तफ्तीश कर रहा है, ना कोई कार्रवाई कर रहा है, बल्कि सारे मीडिया में से ये खबर ही गायब है। नहीं, तो इस तरह के प्रोसेस में जब जस्ट प्रोसेस नहीं, वो ये आई एग्री विद के चले, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं आ रही। लेकिन फिर अलीम खान भी तो है हमारे सामने, उनकी गुफ्तगू हम सुनवा सकते हैं अभी अलीम खान साहब की रिहाई के बाद। लेट्स हियर दिस अम्मार मसूद साहब, फिर क्या है? आप अगर ये गवर्नमेंट के साथ है तो पीटीआई के अपने मिनिस्टर हैं, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनते रिहाई के बाद। अलीम खान साहब की गुफ्तगू सुनते जरा। 15, 16, 17 महीने गुजर चुके हैं। 17 महीने में अगर शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि मुझे 4 महीने किस बात पे जेल पे रखा है। और अगर ये शवाहिद जो है आप पहले इकट्ठे कर लेते, जिस दिन कोई जुर्म साबित हो जाता तो मुझे जरूर अंदर रखते, पर मुझे अंदर किस बात पे रखा है? आज तक मेरे ख्याल में अगर किसी के खिलाफ भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई है, किसी के खिलाफ भी ये इल्जाम है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि आप पहले शवाहिद इकट्ठे करें, तमाम चीजें पहले इकट्ठी करें और फिर कोर्ट में लेके जाएं, और कोर्ट फैसला करे कि इस शख्स को जेल में होना चाहिए नहीं। तो अम्मा साहब, अगर फैसल वाडा साहब की है स्टोरी मीडिया की हद तक आप सही कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स नहीं हुए, शायद वजह यह भी है कि
लीगली लोग चारों के पूरी स्टोरी की ग्रिप हो फिर आगे जाए, मुझे नहीं पता क्या वजह हो सकती है। लेकिन अलीम खान भी तो एक मिनिस्टर है पीटीआई के। नहीं सफियान, इसमें अलीम खान का, अगर अलीम खान को भी बगैर सबूत के गिरफ्तार किया गया है तो बिल्कुल गलत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन फैसल वाडा की स्टोरी का मसला यह है कि वो स्टोरी पूरी की पूरी बमा तमाम सबूत, तमाम डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ शाया हुई है। उसमें कोई चीज कम नहीं है। उसमें ये वाली सिचुएशन नहीं है कि आपने गिरफ्तारी करनी है उसके बाद सबूत तलाश करने हैं। यहां पर आपके सारे सबूत मौजूद हैं। अहमद नूरानी का आप काम जानते हैं, उनसे भी वाकिफ हैं, वो मुकम्मल काम करके कोई खबर लाते हैं। सही। अच्छा चले, वो आपके नजदीक यहां पर ये जो पार्शियलिटी है इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा है। जैगल खान साहब, मैं वापस वही शब्बर जैदी साहब की बात पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये हकीकत है और ये देरीना मसला हर हुकूमत का रहा है कि आपके अशराफिया, बड़े कारोबार, अमीर या जो भी आप इलीट के हैं उसको, जो रियल एस्टेट है या जो भी जिसके बारे में आप लिखते भी हैं अपने, हर हफ्ते तकरीबन जिक्र होता है आपके आर्टिकल्स में, वो टैक्स नहीं दे रहे इस मुल्क में। कंपनीज वो बता रहे हैं 50,000 दे रही हैं, 1 लाख रजिस्टर्ड है। कैसे आगे बढ़ेगा? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे कि IMF के पास फिर 5 साल बाद, फिर 3 साल बाद जाएंगे? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप इस वक्त देखिए हमारे सामने जो फिगर्स आपने रखी हैं, अगर हम एक नज़र उन्हीं को देख लें, आपने बताया कि इस वक्त 1.92 ट्रिलियन यानी 2000 अरब रुपए, 1900 अरब रुपए, 2000 अरब रुपए तकरीबन जो हैं वो हमारे बजट का खसारा है। अब आप और ये कहते हैं कि ये बढ़कर जब तक ये साल ख़त्म होगा जून में तो शायद 3500 अरब रुपए के करीब ये हो जाएगा आपके बजट का खसारा। अब 4000 रुपये आपने टैक्स जमा किए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था कि 1 साल 2 साल के अंदर अंदर 8000 अरब रुपए तक वो टैक्स जमा करेंगे। लोगों का उन पर इतना एतमाद है कि लोग खुशी से टैक्स देंगे और 8000 अरब रुपया तक टैक्स जमा होगा। अगर 8000 अरब रुपया टैक्स जमा हुआ होता तो 500 अरब रुपए का उल्टा मुनाफा होता। आपके पास 500 अरब रुपए बचे होते, 35,000 अरब रुपए जो है उसकी कमी ना होती। दूसरी बात ये थी कि आपने चादर देखकर पांव फैलानी है, ये हुकूमत वो भी नहीं कर सकी। इसने भैंसें तो बेची लेकिन जो इसकी आमदनी है उससे इतना बड़ा तजावुज़ कर चुकी है कि 1900 अरब रुपए अपनी आमदनी से ज़्यादा पहले खर्च कर चुकी है और 1500 अरब रुपए मज़ीद खर्च करने जा रही है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि आपकी मईशत में इतनी गुंजाइश है कि 1 रुपए का टैक्स बढ़ाए बगैर जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लेकर आप 8000 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स जमा कर सकते हैं। सही। अब उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि आप FBR को रिफॉर्म करें, आप अपने टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म करें, मोबिलाइजेशन भी करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का तो सबसे बड़ा जो महारत है वो पब्लिक मोबिलाइजेशन है। वो तो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहते रहे हैं, तो अपने आप को, आवाम को मोटिवेट भी करें और रिफॉर्म भी करें। हमें उस पर कुछ नज़र नहीं आया। उसी का सिम्टम जो शब्बर जैदी साहब ने कहा है, हमें शब्बर जैदी साहब से बहुत उम्मीद है कि वो आगे चल के कुछ करेंगे। अब देखिए, उन्होंने बताया कि कोई 3.5 लाख के करीब इंडस्ट्रियल कनेक्शन है और 50,000 के करीब सिर्फ आपकी फर्म्स हैं जो टैक्स देती हैं। अब इन 50,000 में भी सर्विस सेक्टर वाली भी मौजूद है जिनके इंडस्ट्रियल कनेक्शंस नहीं होंगे। मेरे ख्याल है हज़ारों फर्म्स ऐसी होंगी जो अपने एक दफ्तर में काम करती हैं जिनको इंडस्ट्रियल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में हैं। तो आप देखिए, इससे अंदाज़ा ये आपको लगता है कि आपकी ब्लैक इकानमी, आपकी इनफॉर्मल इकानमी, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी का कितना बड़ा हुजूम है। और फिर सवाल वही है कि क्या आप इस तरह के रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी इकानमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाए और कोई भी टैक्स नेट से ना बच सके। और ये जो आपने प्रैक्टिस बनाई है कि जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं का मज़ीद रगड़ा लगाते जाएं, उससे बाहर निकलें। आप माफियाज को पकड़ें, आप उन पूरी क्लासेस को पकड़ें जो टैक्स देने को तैयार नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त फायर फाइटिंग तो हो गई है, आप IMF के पास तो भागे हैं, फायर इंजन तो चल रहे हैं, घंटियां तो बज रही हैं, लेकिन ये जो रिफॉर्म्स करनी है जिनकी वजह से हम देरीना मसाइल का हल करके आगे बढ़ सकें, उसकी सिमत तो अभी तक हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिम नजर नहीं आ रही, यानी एक होप, एक तो क्लैरिटी नहीं है और फिर एक उम्मीद भी आगे
कितनी नजर आ रही है नहीं आ रही है। आज मरीम नवाज साहबा ने नून लीग की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी है कि 10 माह में उनको जो है इस पर अवाम को खुशखबरी है, कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। उन्होंने क्या कहा है सुनते हैं, फिर ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं ये भी आपको लेके चल के सुनवाते हैं। लेकिन पहले लेट्स हियर दिस कि मरीम नवाज क्या स्टेटमेंट देती हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस। एक सानहा पाकिस्तान के साथ ऐसा भी हुआ है जिससे 22 करोड़ अवाम चक्की में पिस गए हैं। मेरे भाइयों बहनों, 10 महीने हो गए, एक अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में? रोज सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं जी आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई। ये लीमू क्या चीज होते हैं? गैस की कीमतों में पिछले चंद माह में 140% इजाफा हुआ है। बिजली की कीमतें देखो कहां से कहां पहुंच गई हैं। आज तक मियां साहब ने नहीं कहा कि मेरे लिए आवाज उठाओ या मुझे जेल से बाहर निकलने के लिए, मेरी आजादी के लिए या मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाओ। एक बार नहीं कहा। अगर कहा तो ये कहा, मुझे कहा कि लोगों के दुख दर्द में जाके शामिल हो। ठीक है, तो कि कोई खुशखबरी इस पर मरीम साहबा कहती हैं कि कोई नजर नहीं आई कौम को जो पिछले 10 माह गुजरे हैं। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा, जापान में आप हैं इस पर, एक तो नून लीग से वाबस्तगी है आपकी, उस पर जरूर आएंगे, लेकिन एज आप बिल्कुल अगर डिसोसिएट करें ये आप कर नहीं सकते, लेकिन एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, एज अ पाकिस्तानी और बाहर आप हैं इस वक्त, आपको क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है और क्या वहां पर हालात हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के बारे में, गुज़िश्ता 10 माह के बारे में, क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, तासुरात हैं? मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया सफ़ान भाई आपका। देखिए, जापान के अंदर और बाकी ओवरसीज के लोग जो है, हम आपस में कम्युनिकेशन है हमारा लोगों का। मैं आपको बताऊं कि जापान के लोग जो है कि ये पिछले 60 ईयर से जो हमारी PIA लैंड चल रही थी, सबसे पहले इन्होंने ये बंद कर दी। पीछे 60 साल से वो चल रही थी। अच्छा, हम जो है कि पाकिस्तान में बिजनेस करते थे, गाड़ियों का, छोटी मोटी गाड़ियां बेच के अपने मुल्क के साथ जो है कि इकानमी जो उसको बेहतर करने के लिए अपना हक अदा करते थे। वैसे हम अपना पैसा भी बेचते हैं तो उसमें $21 बिलियन है माशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा भी हम $4 अरब का जो है कि करते थे, और 100 अरब जो है कि ये टैक्स जो गाड़ियों का ये इकट्ठा करके इनकम टैक्स जो है कि ये मुल्क को फायदा होता था। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले गाड़ियां बंद कर दी, उसके बाद किया ये बंद कर दी। कुछ दिन पहले जो मेरे एक दोस्त हैं वो यहाँ से गए कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे वो बुला रहे हैं, तो मैंने उनको मना किया यार अभी लाट ठीक नहीं है, लेकिन वो बाज नहीं आए। अच्छा मलिक साहब, वो चले गए। मलिक साहब एक इस बात को यहीं से जोड़ते हैं, एक सेकंड को मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं, क्योंकि साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहतरम शख्सियत हैं फाइनेंस के हवाले से, और DSNG पे हमें ज्वाइन किया साथ में, तो आपका भी खुशामदीद कह देते हैं इस गुफ्तगू के अंदर वकार मसूद साहब। जी मलिक नूर अवान साहब, जापान में आप हैं, आप फरमा रहे हैं कि क्या मसाइल है वहां पे जो एज ओवरसीज पाकिस्तानी, प्लीज अगर आप उस बात को कंटिन्यू करें मलिक साहब। मैं यही कह रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो लास्ट वीक को जो है कह रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट करने पाकिस्तान जाता हूं, और यहाँ से कोई जापानीज लोग लेके गए, वहां पे पहुंचे जब, अच्छा वहां पे एक हफ्ता वो रहे, मतलब वहां से ये $1 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट जापानीज कंपनी कुछ वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। अच्छा, एक हफ्ता जो है कि वहां को जो मुतलका वजीर था उसने टाइम नहीं दिया, और वो एक हफ्ता जो है कि सेरीना होटल में रह के वापस आ गए। मैं कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी जो है कि उनके PIA को बंद कर दिया। अच्छा, पहले ये होता था कि ओवरसीज के लोग जो है कि जो अल्लाह जो मौत के मुंह में चले जाते थे लोग, वो उनकी डेड बॉडी भी फ्री जाती थी, और हमारी PIA पाकिस्तानी ये लैन है। और जापान जो है कि दुनिया की तीसरी इकोनॉमी कंट्री है। अच्छा, इसमें अभी ओलंपिक शुरू हो रहा है 2020 में, या इससे यहाँ पे लोग जो है कि जापान का कॉन्टेक्ट लेने में, जापान का रूट लेने में जो है कि वो पागल हो रहे हैं। और ये लोग जो है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये जो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ जो कर रहे हैं, वो लोग वापस आ गए हैं। वो कहते हैं यार वहां तो अच्छा, ये आप कह रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट ग्रुप आया यहाँ पर और यहाँ रुका इस्लामाबाद सरीना में, और उसके बावजूद मिनिस्टर साहब ने एक हफ्ते टाइम नहीं दिया, आप ये कह रहे थे? कौन सी इन्वेस्टमेंट ग्रुप था, किस मिनिस्टर से मिले? ये वो अली जैदी साहब वाली बात है या कोई अलग है, ये कोई और मिनिस्टर है? ये एक अली जैदी साहब है और एक और मिनिस्टर साहब भी हैं, और इन्होंने एक हफ्ता जापानीज लोग यहाँ से वहां पे, ये मेरा दोस्त लेके खड़ा था, और वहां पे वो इंतजार करते रहे। हालांकि मैंने इनको मना किया कि यार जो आपको वहां पे ये जो डिलाग थे वो अब नहीं है, वो अब ये कौम जा रही, जापानी लोग बड़े सीरियस लोग हैं, आप इनको ना लेके जाए। अच्छा, वही हुआ
वो वापस आके उन्होंने मेरे से मीटिंग की, उन्होंने कहा यार ये तो हालात ही वहाँ पे बड़े गड़बड़ हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। तो मुल्क के साथ तो अफरा तफरी बैठी है। हम जो लोग है कि ओवरसीज में पहले बैठ के लोग इतने परेशान थे, अब मुल्क में जो इमरान खान जब से इसकी हुकूमत आई, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी एक बात कर रहा हूँ, अब यकीन करें कि ओवरसीज लोगों ने जो है कि वो पैसा भेजना भी, इन्वेस्टमेंट करना भी, अच्छा पहले जो है कि लोग करते थे, इन्होंने गाड़ियां बंद कर दी, इन्होंने PIA बंद कर दी, इन्होंने सब कुछ जो है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और ये कहते थे कि हमें ओवरसीज जो है कि पैसे भेजें, फिर जो है कि डंप के लिए पैसे भेजें, ये फिर हम इन्होंने बॉन्ड बना दिए। तो ये हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती कर रही है ये इमरान खान की हुकूमत। ये पहले ये कहते थे कि असद उमर जो है कि बहुत बड़ा अफलातून है जो वो आ गया और इन्वेस्टमेंट ठीक कर देगा, अब उसको हटा दिया। अब इसकी नाकामी देख लें, अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है कि बहुत परेशान है। और मैं इससे पहले वकास साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक कॉलम हामिद मीर साहब का पढ़ा था और उसमें वो जापान के सफीर से मिले थे। आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा मलिक साहब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बड़े हामिद मीर साहब ने पॉजिटिविटी में लिखा था कि किस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान के जोग्राफी मामलात को, जियो स्ट्रैटेजिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को सामने रखते हुए कि मुस्तकबिल बेहतर है। आपने पढ़ा था क्योंकि बहुत पॉजिटिव, और रिसेंटली वीजास के हवाले से भी कुछ जापान ने चीजें पाकिस्तानियों के लिए नरमी बरती है कुछ पॉलिसी नहीं। वो जापान के लिए जो है कि वो लेबर को चाहिए, उस पे वो काम हो रहा था। अच्छा, मलिक साहब से जब तक हमारा राब्ता दोबारा हो, उनके कनेक्शन में मसला हुआ है। वकार मसूद साहब, आपको खुशामदीद भी कहते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने भी, आपका कॉलम आता है वीकली, उसमें आपने लिखा था, जिक्र किया था IMF के प्रोग्राम के बाद जो एक पिक्चर सामने आई है वो किस वजह से इतना सेलिब्रिटी मोड नहीं है जितनी सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। तो उसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी आप कह रहे थे, वो हमने देखा कि इन्वेस्टर्स, मार्केट, लोग सबके सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ इस दफा? हमेशा ऐसा होता है ये वकार मसूद साहब, इस दफा हुआ कि इतनी नेगेटिविटी और अनसर्टेनिटी आ गई IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में? वकार मसूद साहब नहीं, ये ऐसा माजी में नहीं हुआ। मुझे तो याद नहीं है पिछले 25 साल के अंदर अगर इस तरह का वाक़या हो, क्योंकि ये तो एक बहुत ही खुशी का मौका होता है और एक तरह का कोई हदफ हासिल करने के मुतरादिफ होता है, और ख़ुसूसन जब मुश्किल में हो आप और एक सहारा मिल जाए तो लिहाजा खुशी का इजहार होता है। अब ये क्यों हुआ उसकी मैं देखें, कुछ जिस अंदाज में ये प्रोग्राम हुआ, बड़े पैमाने पर टीम में तब्दीलियां की गई, जिस वक्त प्रोग्राम हो रहा था उस दौरान में तब्दीलियां की गई, कतई नज़र इसके कि उनकी मेरिट क्या है, लेकिन ये एक गैर मुनज़्ज़म और एक अपने नज़्म ज़ब्त के फ़ुक़दान की निशानदेही कर रही थी ये बातें। फिर ये कि वो 10 तारीख को ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, 10 को हुआ नहीं, और 2 दिन के लिए जो है शायद मिशन चीफ जो है वो रह गए, और फिर अचानक जो है वो ये ख़बर आई कि वज़ीर साहब जो हैं, मुशीर साहब, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को एक मुख्तसर से इंटरव्यू के अंदर इसका ऐलान किया, और वाशिंगटन से IMF ने प्रेस रिलीज़। तो मतलब वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और जिसमें लोगों को बातें करने का मौका मिलता और वो पूछते, सवालात होते, लोगों को इल्म होता, मालूमात बाहम आती, वो सब की सब जो है मिसिंग थी। तो लिहाजा जब मंडे को पिछले ये सब सिलसिला खुला तो आपने देखा कि मार्केट में बेचैनी फैली हुई थी, लोगों के पास मालूमात ही नहीं थी। इब्तिदान तो थोड़ी सी बेहतरी थी, लेकिन फिर तो जोड़ते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, वापस आकर इधर से ही बात को कंटिन्यू करते हैं। आप पूछते हैं कि क्या हफीज शेख साहब का पीपल्स पार्टी के दौर में वो मीडिया से इतना इंटरेक्शन कहा जाता है कि उनकी वो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है कि वो आके बताएं आवाम को कि हम उस एक्सपेक्टेशन जो असद उमर साहब से थी वो हफीज शेख साहब से रख सकते हैं, नहीं रख सकते मीडिया के हवाले से, और भी कुछ सवालात, अहम तरीन अम्मा मसूद साहब का तज्जिया और ज़ैगम खान साहब का इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। आज हफीज शेख साहब की एक ट्वीट भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि वुड लाइक टू थैंक द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान फॉर हिज कंटिन्यूअस सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1 जुलाई।
KSA is activating the deferred payment for petroleum products facility of $275 million per month, amounting to $3.2 billion per annum for 3 years. This will strengthen Pakistan's balance of payment position. वकार मसूद साहब, आपसे मैं पूछ रहा था, हफीज शेख साहब, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो वो बता नहीं सके प्रोग्राम में क्या है, यहाँ ज्यादा एम्बिग्विटी थी, अनसर्टेनिटी में जी बातें हो रही थी, तो वो तो उनके बारे में कहा है जी पीपल्स पार्टी के दौरे में वो ये जो मीडिया हैंडलिंग हमें पॉलिटिक्स हैंडलिंग वाला अपना काम कर सकते हैं, ये चीजों में इतने अच्छे नहीं है, ये तासुर सही है उनके बारे में क्या? वकार मसूद साहब देखिए, मतलब यानी कि जिस तरीके से एक मुंतखब नुमाइंदे से आप तवक्को रखते हैं, या जो असद उमर साहब का इस सिलसिले में किरदार था, वो तो यहाँ नहीं होगा। ये कोई दूसरी स्ट्रेंथ जो है अपने साथ लेकर आए हैं, नामवरी है इनकी, दुनिया के अंदर जाने पहचाने जाते हैं, तजर्बाकार हैं। असद उमर साहब तो पहली मर्तबा ये जिम्मेदारी उठा रहे थे। तो देखिए, दोनों तरफ जो है अच्छाई और कुछ स्ट्रेंथ्स हैं एक दूसरे की, लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि मतलब उमूमन जो हुकूमती हलके हैं वो तकरीबन खामोश थे, उनकी तरफ से कोई इसका दिफा नहीं आ रहा था। तो लोग जो हैं वो नहीं समझ सक रहे थे कि भाई ये प्रोग्राम जो है इसमें क्या हमारे लिए है, और ये जो बड़ी तब्दीली आई उसकी कोई किसी ने निशानदेही नहीं की, इंटरेस्ट रेट में भी और डिवैल्यूएशन में भी। आज जिस चीज़ का आपने सफियान साहब हवाला दिया है, अभी ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ आज कि एक बड़ा कंसर्टेड एफर्ट है हुकूमत की तरफ से शोर अप करने के लिए इकोनॉमिक सेंटिमेंट को, और ये कैटलिस्ट बन गया ये ऐलान सऊदी हुकूमत की तरफ से, और पहले मुशीर खजाना का बयान, और हर तरफ से इनके साथियों ने जो है ना इसमें, और आज मार्केट भी जो है बिलाखिर, लेकिन ये इस ऐलान से पहले मार्केट तो पॉजिटिव हुई वकार मसूद साहब, और एक्सचेंज मार्केट में भी कुछ पॉजिटिविटी नजर आई। तो ये सपोर्ट आई, वो जो सपोर्ट फंड था 20 अरब रुपए, या एनआईटी का जो इन्वेस्टमेंट 17-18 अरब रुपए की, उधर से आर्टिफिशियली यानी एक आध दिन की सपोर्ट है, या ये एक परमानेंट सेंटिमेंट बिल्ड हो गया है, बूस्ट हो गया है हफीज साहब की कोशिशों से, जो उन्होंने राब्ते किए हैं ब्रोकर से और इधर उधर बैठे हैं जाके, उससे कुछ हो गया? ये क्या है? परमानेंट है, दायमी है, मुस्तकिल है, क्या है ये तो देखिए, अभी सिर्फ वादे वईद रहे होंगे, वो जो फंड बनाने के हवाले से बहुत सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन इस पे गुफ्तगू हो गई, वादा कर लिया गया है, यही इस वक्त अहम है। और मार्केट जो है, जी मैं आता हूं मलिक साहब की तरफ, लेकिन पहले वकार साहब कंप्लीट कर लें। नहीं इसे पूछ लेते ना एक दफा। ओके, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मार्केट जो है कल भी जो है निस्बतन ठहराव था, आज उसके अंदर बहुत तेजी भी आ गई, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है, अल्लाह करे यही सतह उसकी रहे। और ये जो आज खबर आई है, ये शॉर्टन द आर्म जिसे कहते हैं हम, वो हैसियत रखती है, और ये बड़ी साइजेबल सपोर्ट है, और ये हमारे रिजर्व को बिल्ड करने के अंदर किरदार अदा करेगा। तो मैं समझता हूं कि अब शायद हालात जो हैं वो एक ठहराव की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चले जी, अल्लाह ऐसा ही हो कि ठहराव की तरफ जो आपको नजर आ रहे हैं मामलात ऐसी हो। मैं अम्मार मसूद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा है, लेकिन उससे पहले हमजा शहबाज साहब ने भी गुफ्तगू की है, और बड़ा ही आजकल सोशल मीडिया पर और ओवरऑल भी पीटीआई कर रही है कि पार्टी टेक ओवर हो गई है, मरियम साहिबा ने कर दी है, हमजा साहब पीछे आ गए हैं, उनकी फोटोएं, तरह तरह के एक्सप्रेशन उनके हैं, उसको लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं, आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये हमजा शहबाज ने जो कहा है वो भी सुनते हैं, बड़ा एग्रेसिवली उन्होंने भी उनकी टोन थी। फिर अम्मार साहब का तजिया इस पर लेते हैं, लेट्स हियर दिस वाज। 4 दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में डॉलर की प्राइस ऊपर गई, रुपया नीचे आया, 1000 अरब रुपए का कर्जा कौम पर ज्यादा चढ़ गया है। और इमरान नियाजी जो एक नाहल वज़ीर आज़म है, वो कहता है कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी कौम आपको बता दूं कि यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं है। नैब चेयरमैन ने अखबार नवीसों को इंटरव्यू देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो आज नैब को मैं मशवरा देता हूँ कि वो सियासी जमात बनाएं और उसका नाम नैब रखें और इल्हाक इमरान नियाजी की जमात के साथ कर लें।
जी इमाम मसूद साहब, आप पहले उस पर कमेंट कर ले जो कमेंट उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, और फिर ये वाली बात जो कि हमजा या मरियम और ये पार्टी में टेक ओवर वाली बात, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को इमाम मसूद साहब? अच्छा, पहले तो जो मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की कि गुज़िश्ता 10 माह में हमने क्या पाया, और जो हुकूमत की कारकर्दगी पर उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की, प्राइसेस का जिक्र किया, अशिया खुरोनोश के बारे में बात की, गैस और बिजली के प्राइसेस के बारे में बात की, मेडिसिन की प्राइसेस के बारे में बात की, पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में बात की। अच्छा, और फिर उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि जो है कि हम हर जगह से भीख मांगने जा रहे हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर नालायक आज़म, उन्होंने कहा, अगर कहीं जाता है तो वो सिर्फ पैसे मांगने जाता है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था और इस हवाले से ये ज़रूर कमेंट करना चाहता हूँ कि यही मुल्क था, यही लोग थे, यही हालात थे 2-2.5 साल पहले। हम इस तरह के नहीं थे जिस तरह के इस अरसे में हो गए हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि इससे पहले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो रहा था, रेलवे की सिचुएशन बेहतर हो रही थी, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही थी, और लोग कहते थे कि एशिया में ये स्टॉक मार्केट अपना नाम बनाएगी। डॉलर एक ख़ास सतह पर 100 की रेंज में स्टेबल था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा था। उसके बाद दुनिया में जाहिर है हमारी मुलाकातें होती थी हेड ऑफ स्टेट्स की, लेकिन कहीं ये तासुर नहीं हमें मिलता था कि अगर हमें खुदा के लिए पैसे दे दें या भीख दे दें। ये जो इन 10 माह में कारकर्दगी हुई है, इससे देखिए इकोनॉमी तो तबाह हुई है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो शेक हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, लेकिन इससे मुल्क की वकार पर जो जद आई है कि दुनिया में अब हम किस तरह जाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश की करेंसीज हमसे आगे निकल गई हैं, और हमारे पास कोई हल नहीं है कि सिवाय कि हम लोगों के आगे हाथ फैला दें। IMF के वकार साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि IMF की डील मिलने से स्टेबिलिटी आती है। जाहिर है इंटरनेशनल इदारे आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन इस डील के बारे में जितना इबहाम क्रिएट किया गया, इससे पहले तो वो बयानिया था कि अगर IMF के पास गए तो वजीर आजम साहब खुदकुशी कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर ये डील लेनी ही थी तो इसके में इतना वक्त क्यों जाया किया गया? और हफीज शेख साहब कि पाकिस्तान, वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे होंगे, मैं ज़ाती तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन नूर आलम साहब ने बड़ी सादगी से एक सवाल किया, और सही सवाल किया, कि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है। ये लोग, इनके क्या स्टेक्स हो सकते हैं पाकिस्तान में कि ये बाहर थे, ब्रीफकेस उठाया, वजीर खजाना की नौकरी के लिए पाकिस्तान आ गए हैं, और जब इनकी नौकरी ख़त्म होगी, ये हुकूमत ख़त्म होगी, ये ब्रीफकेस उठा के वापस चले जाएंगे। हमें उन लोगों की ज़रूरत है जिनके स्टेक्स पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान के हवाले से हो। जहाँ तक आपने पार्टी क़यादत के हवाले से बात की, मुझे नहीं समझ कि उसमें कोई ऐसा रखना मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं नज़र आया। मरियम नवाज़ के साथ हमजा शहबाज वहाँ पे गए थे, मरियम नवाज़ ने हाथ पकड़ के हमजा का तारुफ कराया बिलावल भुट्टो से। अलबत्ता जो हमजा ने आज बात की है जिसमें एग्रेशन मौजूद था, वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राना सनाउल्लाह साहब की है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने किसी टेलीविजन चैनल में कहा कि हुकूमत अपोजिशन को इस नहज पर ले आई है कि अब अगर हम तहरीक नहीं शुरू करते, अगर हम एहतजाज नहीं करते, तो PMLN को 1 करोड़ 30 लाख वोट पड़ा हुआ है। अगर तो फिर इनके वोटर इनको बुरा भला कहेंगे कि जाहिर है 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इनको मुंतखब किया है, तो उनकी जिम्मेदारी इस पे है। वो अगर महंगाई से तंग है तो उसके लिए इन्हें आवाज उठाना होगी। लेकिन एक उस स्टेटमेंट में, मरियम नवाज की आज की स्टेटमेंट में, जो सबसे अच्छी बात ये लगी, जो स्टेबिलिटी देती है, कि उन्होंने कहा कि हम हुकूमत गिराना बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि अगर हुकूमत गिर रही हो तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि जमहूरियत यही है। जमहूरियत वो नहीं है जो धरनों में और लॉकडाउन में माजी में होता रहा। ये तो आपका इस पे तजिया सामने आया इनकी स्टेटमेंट पे और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पे, लेकिन जैगम साहब ये जो बात इमाम मसूद साहब ने भी की और फिर ये एक एतराज उठ रहा है, मैं इस पे, क्योंकि वकार मसूद साहब ने एक अच्छी नवीद सुनाई है कि आगे मामला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आती है, तो आपसे ये भी पूछना है कि क्या वाकई में नई टीम आने के बाद 9-10 माह जो गलतियां हुई, तो वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इतना शेक हुआ है, क्या वो रिस्टोर हो सकता है जैगम खान साहब, या इट हैज गॉन? अभी आप सुन रहे हैं जापान में भी वो बता रहे हैं कि ओवरसीज भी लोग बड़े बुरा उनका वो तासुर हो चुका है। कैन इट बी रीगेन्ड कॉन्फिडेंस?
और दूसरी बात ये भी कि जो ये हम कहते हैं कि बाहर का बंदा आ गया जैगम खान साहब, तो इंडिया में मैंने सुना है कि वहां पे एक जो इंडिया के वहां के सेंट्रल बैंक के चीफ बने थे, राघुराम नाम था उनका, या क्या वो भी इस वक्त बाहर IMF से आए थे, और अब शायद उनको किसी ग्लोबल बड़ी पोस्ट पर इंडिया के हैं, लेकिन उनको कोई और बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद लगा रहा है अपने सेंट्रल बैंक में, या कौन लगा रहा है। तो ये इतना गलत होता है कि बाहर कोई कॉम्पिटेंट अगर है तो आप उसको बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दें, या उसकी कॉम्पिटेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैगम खान साहब? जी देखिए, पिछले 1 साल में इन 9-10 महीने में जो सबसे बुरा हुआ वो ये हुआ कि बहुत अनसर्टेनिटी रही। एक चीज़ जो मार्केट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो इन्वेस्टर्स बिजनेसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अनसर्टेनिटी है। अगर उन्हें मालूम ना हो कि इस मुल्क की मईशत किस रुख पे जा रही है, इस मुल्क की हुकूमत की पॉलिसियाँ क्या हैं, जो मसाइल पैदा हुए हैं इस क्राइसिस से डील करने के लिए इनके पास क्या प्लान है, तो ये बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इस हुकूमत का, PTI की हुकूमत का सबसे बड़ा एक कमज़ोरी है, वो ये है कि ये बग़ैर टीम के और बग़ैर प्लान के हुकूमत में आई। ना तो इनके पास पॉलिसीज़ थी, ना वो मौसर टीम थी जो पाकिस्तान के चैलेंजेस के लिए निपट सकती। तो 10 महीने उसमें गुजरे। आप देखिए कुछ दिन पहले जो ये 3 बड़ी जो पोस्ट थी जो उन्होंने तब्दील की और जिस पर ये टेक्नोक्रेट्स लेकर आए, मेरी ज़ाती राय में ये बिल्कुल गलत बात नहीं थी, क्योंकि नालायकी से ज़्यादा कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती। इनकम्पिटेंस बहुत ही नुकसानदेह बात है। असद उमर साहब का एहतराम है, लेकिन उनका कोई पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं था, उनका स्टेट इंस्टीट्यूशंस को डील करने का कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो एक मार्केटिंग के आदमी थे, वो एक बिजनेस मैनेजर थे, वो एक इंडस्ट्री को चलाते रहे, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंस का, स्टेट का ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन में भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता कि वो मुल्क की मईशत चलाते, लेकिन ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सही। तो हफीज़ शेख साहब, जाहिर है अगर आप उनकी CV देखें तो बहुत बेहतरीन मईशतदान है, बैनुल-अक़वामी लेवल के मईशतदान हैं, पाकिस्तानी हैं। इसी तरीके से शबर जैदी तो हम जानते हैं, आउटसाइडर भी हैं, इनसाइडर भी हैं, टैक्सेशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जितना कोई भी FBR के अंदर का आदमी समझ सकता है, लेकिन बाहर से आ रहे हैं। अभी तक हमारी उनसे तवक्कुआत हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है रज़ा बाकिर साहब पर एतराज़ आया है कि वो IMF से आए हैं। जैगम साहब, ये रज़ा बाकिर साहब वाली बात, देखिए सवाल दूसरा था ना, इसका ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं आपसे भी, वकार मसूद साहब से भी, मलिक साहब से भी, अमान मसूद साहब से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं बात को। अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हक़ाइक़ हम कर रहे हैं बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात, जहां हमारे फिस्कल डेफिसिट 1.92 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। एक पाकिस्तानी 1,59,000 का मकरूज हो चुका है। 9 माह गुज़श्ता बड़े टर्बुलेंस रही है। ये क्या कॉन्फिडेंस रीशेक जो शेक हो चुका है, क्या वो रीगेन हो सकता है, नहीं हो सकता? जैगम खान साहब, ये बात तो हुई कि नई टीम आ चुकी, आप वहां तक थे, तो अब ये बाहर के लोग आ गए, इस बात पर एतराज जस्टिफाइड भी है, कॉम्पिटेंट है और बाहर है और वो यहाँ आके सेट करता है किसी इंस्टीट्यूशन को। तो ऐसा इंडिया में भी हुआ है, ऐसा और ममालिक में भी होता है। क्या ये बहुत गलत है? कोई मतलब ये क्या ये गद्दारी है, ट्रेटर है, कौन है वो, मतलब वो जो बाहर से आ रहा है? ही इज ऑल्सो पाकिस्तानी, अगर वो उसके पास नेशनलिटी है तो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। अब वो पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स वाले हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों में उन्होंने काम किया है, तो कोई गलत बात नहीं है। बैनुल-अक़वामी इदारों में काम करने वाले अपने मुल्क की खिदमत के लिए आते रहते हैं, और मैं किसी को भी गद्दार नहीं समझता जब तक कि उनका गद्दार होना साबित ना हो जाए। मेरे लिए वो काबिल एहतराम और बेहतरीन पाकिस्तानी है, इंतहाई काबिल पाकिस्तानी है, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। मुझे एक और चीज़ का खदशा है। देखिए, टेक्नोक्रेट्स का काम पॉलिसीज़ बनाना, हुकूमत चलाना नहीं है, हुकूमत की मदद करना है। ये तमाम अब फाइनली एक इफ़ेक्टिव टीम आ गई है, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव टीम जो है ये इमरान खान की टीम है?
क्या इसको इमरान खान टीम लाए हैं? क्या ये इमरान खान को जवाबदेह होंगे? इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिसीज़ तो हुकूमत ने बनानी है, मईशत का रिफॉर्म जो है वो हुकूमत ने करना है, अवाम को जवाब दे ये हुकूमत है। अगर इन टेक्नोक्रेट्स को मौसर तौर पर ये हुकूमत इमरान खान लीडरशिप नहीं देंगे तो जितनी भी अच्छी आप टीम ले जाएं ये वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे जो उनको दिखानी चाहिए। एक तो ये है कि इनकी ये लिमिटेशन, और दूसरी बात ये है कि जो मैक्रो लेवल की बहुत बड़े लेवल की पॉलिसीज़ की बात है वो फिर हुकूमत ने करनी है, वो ये लोग नहीं कर सकते। जो बड़ी रिफॉर्म्स करनी है, जो गवर्नेंस में रिफॉर्म्स करनी है, जो हमारे स्ट्रक्चरल मसले हैं, जो हमारे साइक्लिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो रोज़ हम एक गड्ढे से निकलते हैं, बाहर आते हैं, फिर दूसरे गड्ढे में गिर जाते हैं, उसको तो हुकूमत ने ही तब्दील करना है। तो क्या हुकूमत उस सिमत जा रही है? क्या उसको उस सिमत का अंदाज़ा है? क्या वो रिफॉर्म करना चाहती है? क्या वो रिफॉर्म्स के लिए कोई कंसेंसस बिल्डिंग की एफर्ट कर रही है, इत्तफाक राय की तरफ जा रही है, अपोजिशन को साथ मिला रही है, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की तरफ जा रही है? क्या उसने कोई पॉलिसी वर्क कर लिया है, पॉलिसी पेपर्स आ रहे? तो कुछ भी हमें इतना वक्त गुजरने के बाद भी नजर नहीं आ रहा। मुझे ये चीज ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। चलिए, ये बड़ी अहम निशानदेही आपने किया है। मलिक साहब, आपसे जापान वापस चलते हैं। स्काइप पे जो हमें मौजूद है वहां से नून लीग के सदर भी हैं। तो वहां आप जो गाड़ियों के इंपोर्ट के हवाले से बता रहे थे, पॉलिसीज के हवाले से बता रहे थे, रेमिटेंसेस के कंसर्न बता रहे थे, तो ओवरऑल जो अब हम ये बात कर रहे थे कि 8-10 माह में चले लड़ाइयां थी, गलतियां थी, ना तजुर्बेकारी थी, अब नई टीम आई है, अब कॉन्फिडेंस वहां पे वही है, बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहाल हुआ है, या अब भी वही जो शेक हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे मामला मुश्किल है? मलिक साहब देखें सफान भाई, बात यह है कि नीचे टीम बदलने से कुछ नहीं होता। ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो है कठपुतली जो बैठा हुआ है ऊपर, सारी इसकी बात है। देखें 2013 में मियां नवाज शरीफ को जिस हालात में मुल्क मिला, उसमें लोड शेडिंग के क्या हालात थे, दहशतगर्दी के क्या हालात थे। 2014 में ये कंटेनर पे चढ़ गया और इसने बिजली के बिल जलाए थे, याद है आपको, और इसी ने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी होंडी के जरिए पैसे भेजे, ये इसका लफ्ज था। और यहाँ की लोगों ने, यहाँ की पुलिस जो है कि उन्होंने कहा कि ये आपका बंदा इतना बड़ी बात कर रहा है तो आप कैसे पैसे भेजेंगे। यहाँ पे हमें सामना करना पड़ा पुलिस का, और हमें कहा कि ये झूठ बोल रहा है, हमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मरियम बाजी जो बात आज कह रही थी, वो अपोजिशन क्यों उठ के चीखी, क्यों अवाम के लिए हम, मरियम बाजी मियां नवाज शरीफ साहब की जानशीन है, वो उन्होंने आप देख लिया है कि अवाम को इन्होंने क्या दिया। यही कहता था कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वो हुकूमत की जेब में जाता है, वो वज़ीर-ए-आज़म की जेब में जाता है। वो ही कहता था कि पेट्रोल महंगा हो तो उसकी जो है कि 1 रुपया महंगा हो तो वो उनकी जेब में जाता है। आज वो 108-9 रुपये हो गया, 7 रुपया और महंगी करने 154 पे डॉलर चला गया। वही डाकू, वही सारे लोग, ये ऊपर नीचे से चेंज करने से, ये मैं आपको बताऊं, शब्बर साहब जो है ना, ये कुछ दिनों में ये भी चेंज हो जाएंगे। ये टीम से चेंज का कोई मसला, जब तक ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म चेंज नहीं होगा, ये मैं तो कहता हूं अब इसको मुल्क चलाने का इसको बिल्कुल पता है। मलिक साहब, ये तो आपकी जो नून लीग की आप बता रहे हैं बात, लेकिन वो आप यकीनी तौर पे आप सोच भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, इस बात को कनेक्शन है जी। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, मैं गाड़ियों की, क्योंकि ये बड़ा मसला यहाँ पर है, बहुत से लोग इस कारोबार से एसोसिएटेड हैं। आप जापान से गाड़ियां आती हैं, आप वहां हैं, कोई यहाँ कहा जाता है $100 मिलियन के उसके जरिए टैक्स भी आते हैं। तो ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद एक बड़ा पॉलिसी चेंज आया कि गाड़ियों की इंपोर्ट के हवाले से कुछ चेंजेस, जो गिफ्ट स्कीम खत्म कर दी थी, कितना उसका असर पड़ रहा है ये जो गाड़ियों का इंपोर्ट है? क्योंकि यहां पर अभी रिसेंटली भी हमने देखा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के बेटे की जो एक्सीडेंट हुआ है, तो पाकिस्तानी गाड़ियों की क्वालिटी हम जानते हैं क्या है, एयर बैग्स नहीं है, काम नहीं कर रहा है, गाड़ी लगी दरख्त से, खुदा ना खास्ता कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो बंदे के बचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जापान में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब क्या कितना मुतासिर हुए हैं इससे, इन चीजों से, वहां पे जो गाड़ियों के कारोबार रोकने से? अल्लाह ताला कायरा साहब को सब्र अता फरमाए और उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बड़ा दुख है, हम यहाँ पे भी दुआ करवाई थी। असल में बात यह है कि यहाँ के 90 मॉडल की जो गाड़ी है उसमें भी एयर बैग लगे हुए हैं, और ये ऐसा नहीं होता, यहाँ की जो क्वालिटी है वहां पे वो टीन लगा रहे हैं गाड़ियों के साथ जी। वो गाड़ी कैसे बन रही है, उसमें एयर बैग नहीं है, ABS ब्रेक नहीं है, उसमें सिस्टम ही नहीं है। मैंने गाड़ी वहां पे देखी, मैंने मेरे बड़े भाई ने ली, गुलाम दस्तगीर ने, तो मैंने देखा ये आपने क्या ले ली है। तो ये मौत तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन ये हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये हुकूमत ने, मैं आपको सही बताऊं, ओवरसीज पाकिस्तानी अब उम्मीद इस पे नहीं लगा रहे। अब ओवरसीज में भी लोग एहतजाज करने जा रहे हैं,
यहाँ पे भी एहतजाज हो रहे हैं, लोग हमारे से राब्ते कर रहे हैं कि मलिक साहब आप निकले। मैं कहता हूँ इस कठपुतली को और थोड़ा देख लें जो इसको लेके आए हैं, जो ये सिर्फ एक इफ्तारी, मरियम बाजी ने एक इफ्तारी की है और ये सारे जो है कि पूरा पाकिस्तान जो है कि वो बिबिल उठा है। चलें आप लोग एहतजाज की तरफ बढ़े, मैं वकार मसूद साहब की तरफ भी जाऊं। वकार मसूद साहब, आपसे बड़ी अहम बात ये पूछनी, क्योंकि ये अभी जैगम खान साहब ने बात की थी कि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनका जो जरूरी रिफॉर्म्स में होता है वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, उसके लिए पॉलिटिकल क्लास की जरूरत पड़ती है। आपने अपने कॉलम में जिक्र किया था एक जगह के ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम, आखिरी में आपने जिक्र किया था ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम, कि आपको लगता है कि शायद ओनरशिप नहीं आ रही इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से। हम ये भी जानते हैं, अंदरूनी खाना हमने सुना है कि पीटीआई के मिनिस्टर्स और एमएनएस वो मीडिया पे जाते हुए कतरा रहे हैं इस प्रोग्राम पे बात करने के लिए कि हम किस तरह डिफेंड करें जाके इस मसले को। आपको लगता है वकार मसूद साहब जो पॉलिटिकल आर्म है इस गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल एमएनएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, पीटीआई का जो ओरिजिनल कोर है वो अब इसको ओन नहीं कर रहा, और ये सब में बड़ा मसला है इस प्रोग्राम का, जिसकी वजह से आवाम में भी इनको मुश्किलात का सामना है? वकार मसूद साहब जी बिल्कुल, अब तक तो यही सूरत हाल थी और आज थोड़ी सी फ़र्क हुई है जो मैंने आपसे गुफ्तगू में रखा सऊदी ऑयल फैसिलिटी के हवाले से। अगर ये प्रोग्राम नहीं चला तो मैं समझता हूँ ये इसी वजह से होगा कि इसकी सियासी वाबस्तगी और सियासी इसकी ओनरशिप जो है वो हस्ब ज़रूरत नहीं ली गई। और इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि ख़ुद वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कौम के सामने आएँ, कौम के सामने रखें कि ये हमने तकलीफ़ दे प्रोग्राम क्यों हासिल किया है। इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होंगी लेकिन उन मुश्किलात से गुज़रने के बाद आसानियाँ होंगी और मुल्क एक पटरी पे चढ़ जाएगा, मईशत जो है उसको सहारा मिल जाएगा, इस्तेहकाम आ जाएगा। इस कंडीशन में जो आप ये तजवीज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली जब आरजीएसटी आ रहा था और हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी, एक अजीब सा शोर शराबा मच गया था। इवेंचुअली हफीज शेख साहब चले गए यहाँ से वापस, जैसे चले गए छोड़ के फाइनेंस मिनिस्ट्री। कहीं आपको तो नहीं लगता कि इस दफा पॉलिटिकल सपोर्ट अगर नहीं आई, वजीर आजम आगे नहीं आए और दीगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, तो फिर हफीज शेख साहब को इवेंचुअली वही रिपीट करना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता वहीं चले जाएंगे मामला पर, जैसे उस वक्त चले गए थे आरजीएसटी के मामला। सॉरी फरहान भाई, ये मैं मलिक साहब तक आता हूं। मैं असल मलिक साहब मुझे अगर एक मौका, वकार मसूद साहब जी ये सिर्फ अंडों के लिए आएंगे, मुर्गी। अच्छा मैं मलिक साहब, मैं अगर आपका मौका मैंने आपको दे दिया था इस वक्त, अगर मलिक साहब से आपसे मुझे याद दीजिएगा, वकार मसूद साहब से बात कर लूं। जी वकार मसूद। और मैं आपने पिछली बात भी रखी थी, उस पर भी मैं ये कह दूं कि देखिए ये लोग सब पाकिस्तानी हैं, इनकी यही पले बड़े हैं, फिर चले गए थे, ये आए हैं, इनका खैर मकदम करना चाहिए। जब तक इनके पास कोई दूसरी शहरियत नहीं है, ये हम में से हैं और अगर इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो हमें इनका मशकूर होना चाहिए। और आपने इंडिया के हवाले से भी मिसालें दी, तो ये वाली मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जिनके पास दोहरी शहरियत हो उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए, इस पर जो है मेरी राय और आपकी राय में या आम किसी की राय में फ़र्क हो सकता है। सही। लेकिन इनके पास तो कोई और शहरियत नहीं है, लिहाजा इनका आना और इनका जिम्मेदारियों को लेना ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि ये कामयाब हों और इसीलिए लाए गए हैं और इन्हें जो है सपोर्ट देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म ही जो है इनके पीछे हैं। सही। और अगर नहीं हो तो ये फिर कहने पर ये लोग आरजीएसटी वाला एपिसोड तो रिपीट नहीं होगा। ये आईएमएफ प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो रहा है अवाम के लिए इसको जो है कबूल करना, और अभी तो शुरू हुई है, जैसे कहते हैं पार्टी शुरू हुई है अभी, तो सर ये तो आगे जाके कैसे करेंगे कबूल ये सारी चीजों को? पूरा मुल्क आईएमएफ के हवाले कर दिया गया है। जी वकार मसूद साहब आपसे पूछ रहा हूं मैं। जी वकार मसूद साहब, वकार मसूद साहब आप तक आवाज आ रही है? अगर मैं जी हाँ, मैं अर्ज करूं कि वज़ीर आज़म ने सोच समझ के ये प्रोग्राम लिया है, उन्हें मालूम है वो जो शराइत हैं उनके इल्म में हैं। अब जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो वो कौम को भी इत्मीनान दिलाएं इस बात के ऊपर, ताकि ये जो बेचैनी का एक फेज़ गुजरा है जो बज़ाहिर ख़त्म होता हुआ भी लग रहा है, फौरी तौर पर ये बीच में से निकल जाए और मईशत जो है वो अपने। चले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वकार मसूद साहब वक्त इख्तिताम पर पहुंचा है। अम्मार मसूद साहब का भी और जैगम खान साहब, लेकिन नूर अवान साहब का जिन्होंने जापान से भी ज्वाइन किया, तमाम मेहमान मौजूद हैं और उनके ओपिनियन आपने सुने इस बारे में। तो वकार साहब ने जो लास्ट बात की है उससे तो लगता है कि
अगर वज़ीर साहब को खुद एतमाद हो गया है तो वो कौम को बताएं जी कि घबराना नहीं है, आपको कबूल करना है इन कंडीशंस को, तो वो करना बड़ा ज़रूरी हो गया है इस पर। शायद फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते हैं कि अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।